नमस्कार और स्वागत है आपका डिफेंस डायनेमिक्स में। मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बदलाव के दौर से गुजरते युद्ध क्षेत्र की। जेट पावर ड्रोन से लेकर जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला कर सकते हैं, इंडियन नेवी के उन हाई स्पीड मिसाइल वेसल्स तक जो एडवांस सिस्टम से लैस हैं, और इस्लामाबाद में यूएस ईरान टॉक्स के टूटने से लेकर उस रीजन तक जो अब संघर्ष की ओर और करीब पहुंच गया है। टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है, डिप्लोमेसी के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं और अब बैलेंस शिफ्ट होता जा रहा है। युद्ध का भविष्य हमारी कल्पना से भी ज्यादा तेजी से बदल रहा है। यह बदलाव फाइटर जेट्स या मिसाइल से नहीं बल्कि एआई और ड्रोन से आ रहा है। माचिस की डब्बी के साइज के ड्रोन्स जो होल्स और खिड़कियों के जरिए घर के अंदर या बंकर के अंदर घुस सकते हैं, वहां से लेकर एक जेटलाइनर के साइज तक के ड्रोन्स जो महाद्वीपों को पार कर उड़ान भर सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे अनमैन्ड सिस्टम की जो 10,000 से 20,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सके, दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला कर सके और वापस आ सके, या टारगेट को हिट करने से पहले घंटों तक बिना पकड़े गए वहां मंडरा सके। रिएक्टिव इंजन से लैस ये ड्रोन्स अगली पीढ़ी के हथियार हैं। क्रूज मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट के बीच के अंतर को ये ड्रोन्स बहुत आसानी से खत्म कर रहे हैं। ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं है। ड्रोन्स का एवोल्यूशन अब एक नए फेज में पहुंच रहा है। धीमे चलने वाले प्रोपेलर ड्रिवन सिस्टम से लेकर अब जेट पावर्ड अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स तक जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचने में सक्षम है। ये ड्रोन्स रिएक्टिव इंजन्स का इस्तेमाल करते हैं जो असल में जेट इंजन्स ही हैं, जिनकी मदद से ये कन्वेंशनल यूएवीज के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज, ऊंचा और बहुत दूर तक उड़ान भर सकते हैं। आम ड्रोन्स के उलट जो कुछ 100 किलोमीटर के दायरे में काम करते हैं, ये प्लेटफॉर्म्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ स्ट्राइक के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि हजारों किलोमीटर दूर मौजूद एसिड्स को निशाना बनाया जा सके। लंबे समय तक उड़ान भरने वाले इन नई पीढ़ी के ड्रोन्स के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है, रिएक्टिव इंजन्स। आसान शब्दों में कहें तो रिएक्टिव इंजन वही है जिसे आमतौर पर जेट इंजन कहा जाता है। ये फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत पर काम करते हैं, एक्शन और रिएक्शन। हवा को अंदर खींचा जाता है, उसे कंप्रेस किया जाता है, फिर फ्यूल के साथ मिलाकर जलाया जाता है और फिर बहुत हाई स्पीड से बाहर निकाला जाता है। ये हाई स्पीड एग्जॉस्ट इंजन और एयरक्राफ्ट को आगे की तरफ धक्का देता है। तो आइए समझते हैं कि रिएक्टिव इंजन्स कैसे काम करते हैं, किन बुनियादी प्रिंसिपल्स पर ये कार्य करते हैं। तो सबसे पहला है इनटेक। टर्बो फैंस की मदद से ये बाहरी हवा को अंदर खींचते हैं और इंजन के अंदर जैसे वो खींची जाती है इसको कंप्रेस भी करते हैं। तो कंप्रेशन होता है, हवा को कंप्रेस करके और बहुत घना बना दिया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है कंबस्शन की। जब वो हवा काफ़ी तरह कंप्रेस्ड हो जाती है तो उसके अंदर ईंधन दिया जाता है और ईंधन के बाद उसके अंदर कंबस्शन यानी कि उसके अंदर आग दी जाती है, जिससे कि जो हवा है वो गैसेस हैं वो बहुत स्पीड से एक्सपैंड करती हैं और टर्बो फैंस की मदद से ही एग्जॉस्ट के ज़रिए उनको बाहर धकेला जाता है, जिससे कि गति मिलती है। तो इसको आइए समझते हैं वीडियो के माध्यम से। ये एक वीडियो है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि टर्बो फैंस जो बाहर से बड़ा और अंदर छोटा होते चले जा रहा है और आखिर में सबसे छोटी साइज का ये टर्बो फैन हो गया है। बेसिकली यहाँ पर हवा पूरी तरह कंप्रेस्ड है और इस स्टेज पर जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्यूल को हवा के अंदर डाला जा रहा है, मिलाया जा रहा है, और जब वो ऐसा हो जाता है तो उसमें आग दी जाती है, इग्निशन दिया जाता है। हवा
और गैसेस एक्सपैंड करती हैं बहुत तेजी से, और इसी टर्बो शाफ्ट और टर्बो फैन की मदद से इनको बाहर धकेला जाता है, जिससे पूरे जहाज को एक गति मिलती है, चाहे वो सबसोनिक स्पीड हो या सुपरसोनिक स्पीड हो। ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके से गैसेस को बाहर धकेला गया है। प्रोपेलर ड्रिवन इंजन के मुकाबले रिएक्टिव इंजन्स कहीं ज्यादा स्पीड देते हैं, ज्यादा ऊंचाई यानी हाई एल्टीट्यूड्स पर उड़ान भरने की इजाजत देते हैं, लॉन्ग रेंज और लगातार चलने वाले मिशंस को मुमकिन बनाते हैं, भारी पेलोड्स ले जाने में मदद करते हैं। यही वजह है कि 10,000 से 20,000 किलोमीटर तक मार करने वाले स्ट्राइक ड्रोन्स अब मुमकिन हो पाए हैं। अब सिर्फ धीरे चलने वाले सर्वेलेंस टूल्स नहीं रहे, बल्कि तेज, हाई एल्टीट्यूड और लंबी दूरी तक मार करने वाले स्ट्राइक सिस्टम्स बन चुके हैं। सरल शब्दों में एक प्रोपेलर ड्रोन हाईवे पर चलने वाली कार की तरह है, जबकि एक रिएक्टिव इंजन वाला ड्रोन आसमान में उड़ने वाले जेट एयरक्राफ्ट की तरह है। और स्पीड, एल्टीट्यूड और पहुंच का ये अंतर मॉडर्न वॉरफेयर को पूरी तरह बदल रहा है। तो स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स क्या हैं, उनके क्या फायदे हैं, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है कि ये सबसोनिक यानी कि ध्वनि की गति से कम या ध्वनि की गति से ज्यादा यानी सुपरसोनिक स्पीड पर परवाज कर सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं। दूसरा है कि ये हाई एल्टीट्यूड, सुपर हाई एल्टीट्यूड पर उड़ान भरते हैं, जिससे इनको रडार से डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि ये लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। इनकी डिजाइन और कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि ये बहुत लंबे डिस्टेंस तक 10,000 से 20,000 किलोमीटर तक भी हमला कर सकते हैं। और सबसे अहम पॉइंट इनका ये है कि ये जरूरत पड़ने पर टारगेट के ऊपर लॉइटर भी कर सकते हैं, यानी कि टारगेट के ऊपर घूम सकते हैं और आदेश मिलने पर उसको अटैक करेंगे। और अगर जरूरत महसूस होती है कि भाई अटैक नहीं करना है, तो इनको रिकॉल भी किया जा सकता है। और ये जो खासियत है इनकी, ये इनको मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल से भिन्न करती है, अलग करती है। मिसाइल और क्रूज मिसाइल को वापस नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन इन स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स को वापस भी बुलाया जा सकता है। युद्ध क्षेत्र अब न सिर्फ साइज में बल्कि स्पीड और रीच में भी फैल रहा है। रिएक्टिव इंजन्स वाले ड्रोन्स अब केवल टैक्टिकल टूल्स नहीं रहे, वो अब स्ट्रेटेजिक वेपन्स बनते जा रहे हैं। जब कोई मशीन 20,000 किलोमीटर का सफर तय कर सके, सटीकता के साथ हमला कर सके और बिना किसी इंसान के काम कर सके, तो दूरी अब कोई बाधा नहीं रह जाती। और मॉडर्न वॉरफेयर में यही बात सब कुछ बदल देती है। 20,000 किलोमीटर की रेंज वॉरफेयर की पूरी ज्योमेट्री को बदल देती है। इसका मतलब है कोई भी टारगेट अब पहुंच से बाहर नहीं है। देश अब बिना फॉरवर्ड बेसिस के भी हमला कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि एयर डिफेंसेस को अब बहुत बड़े दायरे में तैनात होना पड़ेगा। वहीं स्ट्रेटेजिक सरप्राइज हासिल करना अब और भी आसान हो गया है। ये ड्रोन्स एरिया डिनायल, एंटी एक्सेस एनवायरनमेंट में घुसपैठ कर सकते हैं। रडार के गैप से बचकर मिशन के हिसाब से बहुत नीचे या बहुत ऊपर उड़ान भी भर सकते हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल्स के उलट ये लचीलापन भी देते हैं। इन्हें बीच उड़ान में वापस भी बुलाया जा सकता है, इनका रास्ता बदला जा सकता है और किसी दूसरे टारगेट पर इनको मोड़ा भी जा सकता है। दुनिया की बड़ी ताकतें पहले ही इस दिशा में कदम बढ़ा चुकी हैं। अमेरिका अपने स्टेल्थ यूएवी प्रोग्राम्स और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कॉन्सेप्ट्स के साथ, रूस जेट पावर्ड अनमैन्ड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वहीं चीन हाई स्पीड, हाई इंड्योरेंस ड्रोन्स टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि उभरती हुई ताकतें भी अब लॉन्ग रेंज अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स में निवेश कर रही हैं। भारत के लिए ये बदलाव एक अवसर और चुनौती दोनों है। इंडियन ओशन रीजन से लेकर कॉन्टिनेंटल खतरों तक इतने बड़े स्ट्रेटेजिक स्पेसेस के साथ लॉन्ग रेंज ड्रोन्स हजारों किलोमीटर के दायरे में लगातार सर्वेलेंस दे सकते हैं। पायलट्स की जान जोखिम में डाले बिना डीप स्ट्राइक्स को मुमकिन बना सकते हैं।
उन दुश्मनों के खिलाफ डेटरेंस को मजबूत कर सकते हैं जिनके एसेट्स दूर दूर तक फैले हुए हैं। लेकिन इसका यह भी मतलब है कि भारत को दूसरे देशों के इसी तरह के लॉन्ग रेंज अनमैन्ड सिस्टम से आने वाले खतरों के लिए भी तैयार रहना होगा। अब एयर डिफेंस को भी इवॉल्व होना पड़ेगा, पॉइंट डिफेंस से लेकर नेटवर्क, लेयर्ड और एआई ड्रिवन सिस्टम्स तक। तो जब हम महाद्वीपों के पार जाने वाले ड्रोन्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ ऑटोनॉमी या एआई के बारे में नहीं है, ये प्रोपल्शन के बारे में है। क्योंकि जंग में आप कितनी दूर और कितनी तेजी से जा सकते हैं अक्सर यही तय करता है कि जीत किसकी होगी। इसलिए अगली बार जब हम लॉन्ग रेंज ड्रोन्स की बात करें तो याद रखिएगा, असली क्रांति सिर्फ ऑटोनॉमी नहीं है, ये वो इंजन्स हैं जो उस ऑटोनॉमी को अहमियत देते हैं। क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में रीच ही पावर है, स्पीड ही सर्वाइवल है और प्रोपल्शन ही तकदीर है। भारत की नेवल स्ट्रैटेजी बदल रही है, खामोशी से लेकिन निर्णायक तरीके से। यह बदलाव बड़े जहाजों की तरफ नहीं बल्कि ज्यादा तेज, फुर्तीले और मुश्किल से पकड़े जाने वाले कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स की तरफ है। एक बड़े कदम के तहत कोन्सबर्ग मैरीटाइम इंडियन नेवी के नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स के लिए 18 एडवांस कामेवा वाटर जेट सप्लाई करेगी, जिन्हें कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। पहली नजर में यह सिर्फ एक नॉर्मल सा कॉन्ट्रैक्ट लगता है, लेकिन हकीकत में यह उस बात का संकेत है कि भारत अब समुद्र में अपनी जंग लड़ने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। दशकों से नेवल प्रोपल्शन एक ही पुराने तरीके पर चलता आ रहा है। बड़े बड़े प्रोपेलर्स जो जहाज के निचले हिस्से के नीचे घूमते हैं और पानी को पीछे धकेलकर जहाज को आगे बढ़ाते हैं। ये भरोसेमंद है और परखा हुआ भी, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। क्योंकि मॉडर्न नेवल कॉम्बैट में स्पीड का मतलब अब सिर्फ युद्ध के मैदान तक पहुंचना नहीं है, बल्कि वहां टिके रहना है और सरवाइव करना है। और यहीं से एंट्री होती है वाटर जेट्स की। प्रोपेलर्स की तरह बाहर दिखने की बजाय वाटर जेट्स पूरी तरह जहाज के हल के अंदर काम करते हैं। ये पानी को अंदर खींचते हैं एक इंटरनल इंपेलर के जरिए, उसकी रफ्तार बढ़ाते हैं और फिर हाई वेलोसिटी के साथ उसे बाहर निकालते हैं, जिससे थ्रस्ट पैदा होता है। इसमें ना बाहर की तरफ कोई ब्लेड्स होते हैं, ना भारी कैविटेशन की समस्या, और ना ही दुश्मन के लिए इसके मूवमेंट को भांपना आसान होता है। इससे जो मिलता है वो सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि बेहतरीन कंट्रोल भी। एक वाटर जेट पार्ड जहाज पारंपरिक जहाज के मुकाबले बिल्कुल अलग व्यवहार करता है। ये ज्यादा तेजी से रफ्तार पकड़ता है और बहुत शार्प तरीके से मुड़ भी सकता है, जल्दी रुक भी जाता है, यहाँ तक कि अपनी दिशा को भी बारीकी के साथ बदल भी सकता है। कॉम्बैट के दौरान ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज में बदल जाता है, यानी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ये जहाज हाई स्पीड में दुश्मन के करीब पहुंच सकते हैं और हथियारों से हमला भी कर सकते हैं, और इससे पहले कि दुश्मन उन पर निशाना लगा पाए वहां से बाहर निकल सकते हैं। और क्योंकि ये कम शोर और कम लहरें पैदा करते हैं, इसलिए इन्हें ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है, चाहे वो आवाज के जरिए हो या दूरबीन की नजरों से। सेंसर के डोमिनेंस वाले आज के युद्ध क्षेत्र में ये बात उतनी ही मायने रखती है जितनी कि जहाज की फायर पावर। नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स को इसी सोच के साथ बनाया जा रहा है। ये पुराने जमाने के भारी भरकम जंगी जहाज नहीं है, बल्कि ये हैं सुपर फास्ट, बेहद घातक और आपस में जुड़े हुए स्ट्राइक यूनिट्स। इनका मिशन एकदम क्लियर है, दुश्मन के इलाके में घुसना, सटीक निशाना लगाना और देखते ही देखते गायब हो जाना। इंडियन ओशन जैसे इलाकों में जहां समुद्री रास्ते और कोस्टल इलाके सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, वहां ये प्लेटफॉर्म्स
दुश्मन का रास्ता रोक सकते हैं, उनके डिफेंस को तबाह कर सकते हैं और जंग का पासा पलट सकते हैं। ये सिर्फ समुद्र पर राज करने की बात नहीं है, ये है हाई स्पीड सी डिनायल, यानी दुश्मन को समुद्र में पैर तक ना रखने देना। भारत के लिए इसके फायदे पूरी तरह जियोग्राफिकल हैं। कोस्टल बेल्ट के उथले पानी से लेकर अंडमान और निकोबार जैसे आइलैंड टेरिटरीज तक। इन ऑपरेशंस के लिए स्पीड, एजिलिटी और शैलो वाटर कैपेबिलिटी चाहिए। वाटर जेट जहाजों को किनारे की ओर करीब जाकर काम करने की इजाजत देते हैं, जहां डैमेज का खतरा कम होता है और कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट में भी बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी मिलती है। ये खूबी इन्हें इन कामों के लिए आइडियल बनाती है, जैसे कोस्टल डिफेंस, रैपिड इंटरसेप्शन और हाई स्पीड रिस्पांस मिशंस। इसके साथ ही भारत सिर्फ कैपेबिलिटी को इंपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि इसे खुद भी तैयार कर रहा है। लार्सन एंड टुब्रो एडवांस मरीन सिस्टम्स पर काम कर रहा है, जिसमें हाई स्पीड वेसल्स के लिए प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज भी शामिल हैं। शिप बिल्डिंग, डिजाइन और इंजीनियरिंग इंटीग्रेशन के जरिए भारत इस क्रिटिकल डोमेन में इंडिजिनस कैपेबिलिटी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये सफर अभी जारी है, लेकिन दिशा बिल्कुल साफ है। डिपेंडेंसी कम करना, देश में निर्माण करना और फ्यूचर के लिए तैयार होना। नौसैनिक युद्ध बदल रहा है। अब यह सिर्फ सबसे बड़े जहाज या सबसे लंबी दूरी की मिसाइल के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि कौन ज्यादा तेज चल सकता है, कौन ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर सकता है और कौन ज्यादा देर तक अनसीन यानी गुप्त रह सकता है। और इस समीकरण में प्रोपल्शन अब सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, यह एक स्ट्रैटेजी है। पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव तेजी से बढ़ रहा है। नेवल ब्लॉकेड्स की धमकियों से लेकर एक बड़े रीजनल वॉर के खतरे तक, जो ग्लोबल एनर्जी और ट्रेड को पूरी तरह ठप कर सकता है। हालात लगातार वॉलेटाइल बने हुए हैं। इसी बीच पाकिस्तान ने एक नए डिफेंस पैक्ट के तहत अपनी पहली विजिबल मिलिट्री मूव की है। सऊदी अरेबिया में अपने फाइटर जेट्स और मिलिट्री एसेट्स को तैनात किया है। ये कदम इस्लामाबाद में हाई लेवल यूएस ईरान टॉक्स के विफल होने के ठीक कुछ दिन बाद उठाया गया है और इसके इम्प्लीकेशंस हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़े हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया में फाइटर जेट्स और मिलिट्री एसेट्स तैनात कर दिए हैं। ये हाल ही में साइन किए गए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तहत उसका पहला ऑपरेशनल स्टेप है। ये कदम इस्लामाबाद की उस कोशिश के बाद आया है जिसमें उसने मीडिएटर की भूमिका निभाने की कोशिश की थी। वॉशिंगटन, तेल अवीव और तेहरान के बीच हफ्तों से बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच हाई लेवल टॉक्स होस्ट की थी, लेकिन वे टॉक्स बिना किसी ब्रेक थ्रू के खत्म हो गईं और अब इस रीजन में डिप्लोमेसी की जगह मिलिट्री सिग्नलिंग ने ले ली है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अनुसार पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और सपोर्ट एयरक्राफ्ट किंगडम के ईस्टर्न प्रोविंस में स्थित किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर लैंड कर चुके हैं। आधिकारिक तौर पर इस डिप्लॉयमेंट का उद्देश्य जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करना और रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ाना है, लेकिन इसकी टाइमिंग बेहद क्रिटिकल है। ये तैनाती सऊदी के अहम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुई ईरानी हमलों के बाद हुई है। इसमें जुबेल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी शामिल था। इन हमलों ने पूरे गल्फ में एक बड़े कॉन्फ्रंटेशन का डर पैदा कर दिया है। यह डिप्लॉयमेंट रियाद के साथ इस्लामाबाद के डिफेंस पैक्ट के प्रति उसकी कमिटमेंट को दर्शाता है, जिस पर सितंबर 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस एग्रीमेंट के तहत कलेक्टिव डिफेंस प्रोविजंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग और इनहैंस मिलिट्री कोऑर्डिनेशन शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान के लिए यह पार्टनरशिप मजबूत इकोनॉमिक बैकिंग और स्ट्रेटेजिक डेप्थ लेकर आती है। वहीं सऊदी अरेबिया के लिए यह इस अस्थिर रीजन में
एक बैटल टेस्टेड मिलिट्री कैपेबिलिटी को जोड़ती है। ये पार्टनरशिप नई नहीं है, लेकिन अब ये एक ज्यादा ऑपरेशनल फेज में प्रवेश कर रही है। सऊदी अरेबिया ने लंबे समय से पाकिस्तान को आर्थिक रूप से सपोर्ट किया है, जिसमें 2018 का 6 बिलियन यूएस डॉलर का असिस्टेंस पैकेज भी शामिल था। लेकिन आज ये रिश्ता सिर्फ इकोनॉमिक्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक एक्टिव मिलिट्री अलाइनमेंट में बदल रहा है। और ये शिफ्ट ऐसे समय में आया है जब पूरा रीजन पहले से ही एज पर है। जैसे जैसे पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की यह डिप्लॉयमेंट सिर्फ एक बायलैटरल मूव से कहीं आगे बढ़कर है। यह इशारा है हार्डनिंग अलायंसेस, फैलती हुई फॉल्ट लाइंस और एक ऐसे रीजन की ओर जो अनसर्टेनिटी के लिए खुद को तैयार कर रहा है, क्योंकि जब डिप्लोमेसी फेल होती है तब डिप्लॉयमेंट ही अगले फेज को तय करती है और बैलेंस ऑफ पावर बहुत तेजी से बदल जाता है। जो शुरुआत अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक कॉन्फ्रंटेशन के रूप में हुई थी, अब सिर्फ इन तीनों किरदारों तक ये सीमित नहीं रह गई है। पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा कि यह कॉन्फ्लिक्ट बाहर की ओर फैला है, जिसमें रीजनल पावर्स को इसमें घसीटा है, अलायंसेस का इम्तिहान लिया है और देशों को किसी एक का पक्ष चुनने के लिए मजबूर कर दिया है। इस्लामाबाद टॉक्स की विफलता सिर्फ एक डिप्लोमेटिक सेटबैक नहीं थी, ये एक सिग्नल था, एक ऐसा सिग्नल कि डी एस्केलेशन अब थम चुका है और अलाइनमेंट की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आज के वेस्ट एशिया में न्यूट्रलिटी बनाए रखना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। अब दो बड़े एक्सिस आकार ले रहे हैं, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और की सुन्नी अरब स्टेट्स जिसका नेतृत्व सऊदी अरेबिया कर रहा है, और दूसरी तरफ ईरान है, रशिया है, चाइना है और उनके रीजनल प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, पार्टनर्स हैं। ये कोई फॉर्मल अलायंस स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये एक फंक्शनल कोलेशन सिस्टम है जो इन कारणों से संचालित है, जैसे सिक्योरिटी का डर, फियर और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, साथ ही साथ शेयर्ड परसेप्शन ऑफ थ्रेट। तो अब बैटलफील्ड सिर्फ जियोग्राफी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि अलाइनमेंट से ये तय हो रहा है। सबसे बड़ा शिफ्ट क्या है? नए एंट्रेंट्स की। सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान के फाइटर जेट्स और ट्रूप्स की तैनाती सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये स्ट्रक्चरल है। ये संकेत देता है कि अब सेकेंडरी पावर्स इस थिएटर में प्रवेश कर रही हैं, खामोशी से लेकिन डिसाइसिवली। पूरे रीजन में गल्फ स्टेट्स अपनी मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को और मजबूत कर रहे हैं, इजराइल अपने ऑपरेशनल रीच को बढ़ा रहा है और ईरान असिमेट्रिक नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये अब कोई कंटेन्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह गया, ये एक मल्टी लेयर्ड, मल्टी एक्टर कॉन्फ्रंटेशन बनता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वेस्ट एशिया एक नेटो स्टाइल अलायंस सिस्टम की ओर बढ़ रहा है? औपचारिक रूप से शायद नहीं, लेकिन कार्यात्मक रूप से हाँ। हम देख रहे हैं कि कलेक्टिव डिफेंस थिंकिंग, इंटीग्रेटेड मिलिट्री प्लानिंग और सरहदों के पार एक शेयर्ड थ्रेट परसेप्शन। लेकिन फर्क यह है कि यह सिस्टम इस रीजन को स्थिर नहीं कर रहा, बल्कि अस्थिर कर रहा है और कठोर बना रहा है, क्योंकि पारंपरिक अलायंसेस के विपरीत ये ब्लॉक्स एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के बीच बन रहे हैं। वेस्ट एशिया अब एक थ्रेशोल्ड पार कर रहा है, आइसोलेटेड कॉन्फ्लिक्ट से एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्रंटेशन की ओर, राइवलरी से कोलेशंस की ओर। और एक बार जब ब्लॉक्स बनने शुरू हो जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट शायद कभी सीमित नहीं रहते, वो एक्सपैंड होते हैं, वो गहरे हो जाते हैं और उन्हें कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब असली कहानी ये नहीं है कि पहली गोली किसने चलाई, असली कहानी ये है कि कौन किसके साथ खड़ा है। वॉरफेयर की नई हकीकत के तौर पर टेक्नोलॉजी लगातार बदलती जा रही है, डिसीजंस लेने का वक्त और भी कम हो रहा है और गलती की गुंजाइश बहुत ही कम हो गई है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि किसके पास सबसे ज्यादा ताकत है, बल्कि यह है कि कौन सबसे तेजी से खुद को ढाल सकता है, चाहे आसमान हो, समुंदर हो या फिर जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड। इसी के साथ आज का एपिसोड बस यहीं तक। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी
नई डिफेंस स्टोरीज और उनके एनालिसिस के साथ। तब तक आप दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।